हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछले साल जो एग्जाम हुआ था वो 9 जून 2024, 4 अगस्त 2024 और 17 नवंबर 2024 को 3 फेज में हुआ था। इस बार जो एग्जाम होगा आपका ये 2 फेज में करवा रहे हैं, 1 जून 2025 और 27 जुलाई 2025 को। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो 27 फरवरी 2025 से और 26 मार्च 2025 तक भरे जाएंगे। 27 फरवरी से 26 मार्च तक। एडमिट कार्ड कब आएंगे, किसमें कितनी सीटें हैं, वो सारा डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। पिछली बार जो तैयारी करवाई है तीनों फेज में एग्जाम की, उसके भी 100+ वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। MPPSC के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपका सिलेबस था उस टाइम उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट तैयारी करवाई थी, वो सारे वीडियोस, प्रैक्टिस टेस्ट सब चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर विजिट कीजिएगा। अभी जो नई वैकेंसी आई है इसका शुरू करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट हमारी study247.in, इसको विजिट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, या आपको कमेंट सेक्शन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपके सिलेबस, जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं। सिलेबस के कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको इसमें प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और जो प्रैक्टिस टेस्ट है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का PDF मिलता है आपको, ये आपको कंप्लीट कोर्स में मिलता है। और भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? मध्य प्रदेश के कौन से शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कौन सी सिटी में किया जाएगा? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये इसका आयोजन किया जाएगा फरवरी 2025 में। फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा और ये भोपाल में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे? भोपाल में किया जाएगा। पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब हुआ था? ये मध्य प्रदेश में 2007 में हुआ था, और उस टाइम पे ये 2007 में कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कई लोग के माइंड में आता है कि पिछली तैयारी करवाई उसमें क्या रहा है। तो देखिए, आज जो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल स्टडीज के पेपर में, एक एग्जाम में 34 आए हैं और एक में 38 आए हैं, और एक जो 17 नवंबर को लगा है उसमें 29 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए हैं। 34, 38, 29। इस बार 40+ का टारगेट लेके चल रहे हैं और उसको जरूर अचीव करने की कोशिश रहेगी। नंदना प्रिंटिंग किस जनजाति से संबंधित है? ट्राइब का क्वेश्चन आपके एक नहीं कई क्वेश्चन जो ट्राइब हैं उससे रिलेटेड, जनजाति से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये जो नंदना मुद्रित कपड़े हैं पारंपरिक रूप से ये मध्य प्रदेश की भील जनजाति है, उनके द्वारा पहने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जो तारापुर गांव है वो इसी तरीके की जो नंदना ब्लॉक छपाई है उसके प्रचलन के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन है? तारापुर गांव है। और ये तारापुर गांव कहाँ पे आता है? नंदना प्रिंटिंग के लिए जो सबसे फेमस है ये तारापुर विलेज है। तारापुर ये नीमच जिले में है, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है। हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? अभी रिसेंटली ये जो कौन सी सिटी है जिसने लॉन्च किया है क्लाइमेट मिशन, और वो क्लाइमेट मिशन के पीछे उनका एम क्या है, मकसद क्या है? वो टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। और ये कौन से शहर ने शुरू किया है? ये जो स्वच्छता में 7 बार चैंपियन रहा है इंदौर, भारत के जो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है इंदौर ने, वो है।
इंदौर क्लाइमेट मिशन की ये पहल इंदौर वासियों की तरफ से या फिर जो नगर निगम है उसके समर्पण को बताता है ये पहल जो इन्होंने शुरू की है। और इसमें देखिए 1 दिसंबर 2024 से और ये 10 मार्च 2025 तक सामूहिक रूप से इंदौर शहर की बिजली की खपत को इसमें कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो लाखों इंदौर वासी है उनको ऊर्जा खपत और कार्बन जो उत्सर्जन है उसके बीच में जो महत्वपूर्ण एक डिफरेंस है या जो रिलेशन है उसके बारे में बताने के लिए, लिटरेट करने के लिए ये काफी व्यापक लेवल पे कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे शहर भर में एनर्जी लिटरेसी को बढ़ावा मिलेगा। इंदौर बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें इंदौर नगर निगम ने जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन है, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके सहयोग से किया है, तो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन है उसके सहयोग से 100 दिन का, जिसकी चर्चा भी हमने की है ऊपर, 100 दिन का इंदौर क्लाइमेट मिशन के नाम से इसकी शुरुआत की है इन्होंने। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? देखिए ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, और ये ऑटोबायोग्राफी है रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रिकेट से वो रिटायर हुए हैं और ये उनकी आत्मकथा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में एक को राइटर भी है, सह लेखक भी है। इसमें सब जो सह लेखक वो सिद्धार्थ मोगा हैं, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ मोगा। कौन सी ग्राम पंचायत डिजिटल भुगतान करने वाली मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत बनी है? इनमें से कौन सी ग्राम पंचायत है जो डिजिटल भुगतान करने वाली मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत बनी है? देखिए अभी जो डिजिटल कंप्लीट ये भुगतान करने वाली ग्राम पंचायत बनी है ये छिदगांव तमोली है, ग्राम पंचायत छिदगांव तमोली। और छिदगांव तमोली कहाँ पे है ये ग्राम पंचायत? हरदा जिला परिषद हरदा, उसमें है ये। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जीके के पेपर में, और टेस्ट सीरीज में भी आपको सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही मिलते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 50 क्वेश्चन ही मिलते हैं, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन, और आपके सिलेबस के रेगुलर बेसिस पे आपको नोट्स मिलते रहते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है? इनमें से मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है? मध्य प्रदेश के जो कितने जिले हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है? मध्य प्रदेश के टोटल 10 जिले हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है, और वो 10 कौन से हैं? बैतूल, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, और जो लेटेस्ट एक नया जिला बना है पांडुर्णा, इसकी भी लगती है। 10 जिलों की लगती है, इसमें आएगा बैतूल। बी इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। 10 जिले बैतूल, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुर्णा। मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के कौन सी सिटी में ये राज्य का पहला ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा? ये जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये इंदौर में बनाया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पहला सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बनाएगा? ये मध्य प्रदेश में किस जगह पे जो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है अपना पहला, देखिए पहला है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाने जा रहा है? और ये
जो IISER है ये क्या है? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। डी भोपाल इसका करेक्ट आंसर है, भोपाल में ये बनाएगा। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आपको इसको रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे कोर्स करवाते जाएंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? इनमें से कौन सी भाषा है? देखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सिलेबस में है, ICT हमारे सिलेबस में है, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कौन सी भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा यूज की जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोलॉग ये यूज की जाती है। ये एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हैं उनके लिए यूज ली जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसे। ये एक यूं कहें कि जैसे प्रोलॉग क्या है? लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज ली जाती है। पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। और ये प्रोलॉग को किसने बनाया था? फ्रांस के थे एक एलन कॉलमेरो। फ्रांस के एलन कॉलमेरो थे, उन्होंने 1972 में इसको बनाया था। रॉबर्ट कोवाल्स्की और एलन कॉलमेरो ने इसको डिजाइन किया था। मध्य प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय नवे स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2024 में गवर्नेंस एंड इकोनॉमी अवार्ड मिला है? कौन से शहर है मध्य प्रदेश का जिसको नवा स्मार्ट सिटी जो इंडिया एक्सपो 2024 हुआ है उसमें गवर्नेंस एंड इकोनॉमी अवार्ड मिला है? ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले को मिला है? ये शहर है, जिला है जबलपुर। जबलपुर शहर को मिला है इसमें। शहर पूछा है, डी इसका सही आंसर है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने किस नाम से ई रजिस्ट्री प्रणाली शुरू की है? ई रजिस्ट्री प्रणाली मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, ये संपदा 2.0 के नाम से शुरू की गई है ई रजिस्ट्री प्रणाली। वन धन योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? वन धन योजना की शुरुआत इनमें से कौन सी जगह से, किस जिले से हुई थी? वन धन योजना है, इसका उद्देश्य क्या था? जो आदिवासी बुनकर हैं उनका आर्थिक उत्थान हो, आदिवासी बुनकरों को समाज में एक प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में स्थापित करना हो, ये इसका उद्देश्य था। और ये शुरू किया गया था बड़वानी जिले से, बड़वानी से शुरू किया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। सहजता का कवि नाम से किसे जाना जाता है? सहजता का कवि नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, सहजता का कवि कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। और इन्होंने, भवानी प्रसाद मिश्र ने 1942 में जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? भवानी प्रसाद मिश्र हैं होशंगाबाद के रहने वाले हैं, होशंगाबाद जिले के। और होशंगाबाद में भी एक टिगरिया विलेज है, टिगरिया ग्राम, वहां के रहने वाले हैं। इनकी और भी कई रचनाएं हैं, जैसे इनको एक तो सहजता का कवि कहा जाता है, पोएट ऑफ सिंप्लिसिटी कह सकते हैं, जैसे गीत परोस है, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल, गांधी पंचशती, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। खरबूजा महल मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? खरबूजा महल है, ये मध्य प्रदेश में किस जगह पे है? ये बुरहानपुर में है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसमें चर्चा में था ये जो शाहजहां है, शाहजहां की जो डॉटर इन लॉ है बिल्किस, बेगम बिल्किस,
और जो उनकी टॉम्ब है, उनका जो मकबरा है, शाहजहां की जो डॉटर इन लॉ थी उनका मकबरा है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी कहा था, इसलिए ये चर्चा में है और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं फिर एग्जाम में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप है, ये किससे संबंधित समस्याओं के लिए लॉन्च किया था? ये सड़क, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने ये लोकपथ मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया था कि जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, पब्लिक अवेयरनेस आए, और ये डेवलप किया है जो पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसने, ताकि जो इस राज्य में लगभग 45-50 हजार किलोमीटर हाईवे है उसको एनेबल किया जाए, पब्लिक को रोड से रिलेटेड कोई इश्यू आता है उसको रिपोर्ट कर सके जनता, इसके लिए ये ऐप बनाया है। खगोल विज्ञान, ज्योतिष और अन्य विषयों पर वराह मिहिर के व्यापक कार्य का क्या नाम था? खगोल विज्ञान, ज्योतिष और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे वराह मिहिर का जो व्यापक काम है उसका क्या नाम था? वराह मिहिर का जो व्यापक काम है वो था बृहत संहिता। बृहत संहिता ये वराह मिहिर का ही था। देखिए, जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था ग्रेविटी को अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटी को जो अट्रैक्टिव फोर्स, एज एन अट्रैक्टिव फोर्स है, ये डिस्क्राइब सबसे पहले किसने किया था? वराह मिहिर ने किया था। और ये फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और ये उज्जैन में रहते थे। कहाँ? उज्जैन में। अब जो बृहत संहिता की बात हम कर रहे हैं, बृहत संहिता ये क्या है? ये एक कॉम्प्रेहेंसिव वर्क है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, जेमोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स हो गया, या फिर जो सीजन है, मौसम के सीजन है, या फिर जो क्लाउड फॉर्मेशन है, रेनफॉल है, ये सारे सब्जेक्ट्स है, ये इनको कहा जाता है ये बृहत संहिता में बताए गए हैं इन सब के बारे में। एंशिएंट जो लिटरेचर है उसमें काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। NMEICT stands for नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। देखिए, अभी जो शुरुआत किया है ये पहला टेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि पहले टेस्ट में ही आपको वो उस तरीके से करवाया जाए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। हम यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन से, अब ये ICT का क्वेश्चन है, अब ICT पे ही आपको जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो भी करवा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हम पहला टेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा के और फिर हमारे एक्चुअल तैयारी तक जाएंगे। हमारा पर्पज ये नहीं है कि एग्जाम का पेपर बना रहे हैं हम, नहीं, हमारा पर्पज है कि हम तैयारी करें और धीरे धीरे हम हमारा पहले तो सिलेबस कंप्लीट कवर हो, फिर उसका रिवीजन करें और प्रैक्टिस सफिशिएंट हो, और जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हो, टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करवाते हैं। और धीरे जब हम इसका सिलेबस को इसको पढ़ेंगे, सिलेबस को पढ़ाएंगे, जब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वो शुरू करने वाले हैं, जैसे आज से टेस्ट सीरीज शुरू की है, अब आप धीरे धीरे इसको ज्वाइन करते जाएंगे तो हम आगे इसको शुरू करवाते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश है, तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ पे महाराष्ट्र है सदर्न साइड में, पश्चिम में गुजरात है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे ही है, ये जो वेस्टर्न साइड का हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ये भी थोड़ा महाराष्ट्र से लगता है,
तो महाराष्ट्र एक्चुअल में इसके साउथ वेस्ट में है, साउथ और साउथ वेस्ट, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है महाराष्ट्र। गुजरात के इसके पश्चिम में है। यहाँ पे राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में, और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। हमसे पूछा है दक्षिण पूर्व में, तो छत्तीसगढ़। ये इसका डिटेल में जब आपको अभी शुरू करवाएंगे तो ये बहुत अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाएगा। सारी चीजें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाया जाता है। पहले भी करवाया है, सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। 1908 में राजगढ़ राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया था? 1908 में राजगढ़ राज्य को कितने परगनों में? राजगढ़ 1908 में इसको कुल 7 परगनों में विभाजित किया गया था। राजगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 1948 में राजगढ़, जो अभी राजगढ़ जिला है, उसका गठन किया था 1948 में। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर यहां से कि इसके किनारे, ये कौन सी नदी के किनारे है? अजनार रिवर है, अजनार रिवर, इसके किनारे पे है राजगढ़। और जो 7 परगने थे उनमें विभाजित किया था नयालगंज, बियोरा, कालीपीठ, कर्नवास, कोटरा, सोगरगढ़, तलेन, ये सब इसमें विभाजित किया गया था राजगढ़ को। अहिल्याबाई किले और महल में सिंहासन पर विराजमान रानी अहिल्याबाई की आदमकद मूर्ति कहाँ मिलती है? जो अहिल्याबाई किला है उसके महल में सिंहासन पर विराजमान जो रानी अहिल्याबाई की आदमकद मूर्ति है वो कहाँ पे है, किस जगह पे है? महेश्वर। ये कहाँ पे है? महेश्वर में है। और रानी अहिल्याबाई ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था महेश्वर को। और महेश्वर क्या है? जिसे हम आज उज्जैन के नाम से जानते हैं, वही महेश्वर है। और रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने जो शासन की शुरुआत है वो महेश्वर से ही की थी। और महेश्वर का अभी क्या नाम है? उज्जैन। ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्टिमस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कई तरह के काम करता है ये, और इसको अभी लॉन्च किया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे है उस पे, जो टेस्ला का मालिक है एलन मस्क, उसने लॉन्च किया था, टेस्ला ने। निम्नलिखित में से किस देश में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से और 19 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, तीनों जगह इसका आयोजन किया जाएगा। ये संयुक्त रूप से तीनों इसको होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 को। सुनीता सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए दिया जाता है? सुनीता सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए दिया जाता है? शतरंज के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। शतरंज को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था ये, और ये अखिल भारतीय शतरंज महासंघ से संबंध भी है इसका। और इसमें अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, इसमें शतरंज महासंघ है, 40,000 रुपए का इसमें प्राइज दिया जाता है, 40,000 रुपीज का इसमें प्राइज भी दिया जाता है, इनाम, एक ट्रॉफी भी दी जाती है। और इसका संबंध किससे है? सुनीता सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड का शतरंज से। एक कंप्यूटर में 1 बाइट में आमतौर पर क्या शामिल होते हैं? देखिए पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 निबल का, 1 निबल का क्वेश्चन आया था।
और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज में भी, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। ये 1 बाइट में होते हैं 8 बिट, और 1 KB में क्या होता है 1024 बाइट, 1 MB में क्या होता है 1024 KB, 1 GB में क्या होता है 1024 MB। तो इस तरीके से है ये, इसको पढ़िएगा आप। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है ये पूछा है हमसे। इनपुट डिवाइस करता क्या है? इनपुट डिवाइस है ये कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइस का यूज करता है और किसी भी कोई भी डेटा है या प्रोग्राम है उसको पढ़ता है इनपुट डिवाइस का यूज करके ही। जैसे आपका कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, माउस है इनपुट डिवाइस है, कोई माइक्रोफोन है ये भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक कह सकते हैं इनपुट डिवाइस, लेकिन जो मॉनिटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और इसकी शुरुआत 1956 में जब सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, सेंट्रल प्रोविंस एंड जो बरार रीजन है वो, इसके अलावा जो मध्य भारत है, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन चारों को मिला के और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राजकीय फल क्या है? आम है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय खेल क्या है? मलखंभ मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है, राजकीय खेल है। हाल ही में समाचारों में देखा गया परिवेश पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? परिवेश पोर्टल है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको तैयार किया गया था परिवेश पोर्टल को। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जो कोई आप सपोज कोई कंस्ट्रक्शन है, कहीं रोड है, कुछ भी कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कई जगह आपको एनवायरनमेंट का क्लियरेंस लेना होता है। आपने देखा होगा कि चाहे उत्तराखंड साइड हो या फिर हिमालय के किसी रीजन में कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो वो कोर्ट में चला जाता है कि एनवायरनमेंट को खतरा है इस तरीके से। तो अभी ये परिवेश पोर्टल बनाया है और इस सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया ये पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और इसने अभी रिसेंटली 50,000 क्लियरेंस की है जो पेंडिंग थी या जो अप्रूव नहीं हो पा रही थी कई चीजें, तो उन 50,000 इसने क्रॉस कर ली है ये क्लियरेंस। और ये काफी चर्चा में भी है। इससे एक सिंगल विंडो है, ये यूं कह सकते हैं एनवायरमेंटल सिंगल विंडो। कोई भी एनवायरमेंट से जुड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके क्लियरेंस के लिए ये बनाया है परिवेश पोर्टल। स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिक को मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 प्रकार के जीवाश्म प्राप्त हुए? देखिए, जो स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इसके जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इस बात की खोज के संकेत मिला है कि यहाँ पे 2 प्रकार के जीवाश्म मिले हैं, और वो भी लगभग 1.6 अरब पुराने जीवाश्म हैं। लगभग 1.5 अरब से भी ज्यादा पुराने जीवाश्म हैं जो पृथ्वी पे पाए जाने वाले जैसे पौधे जैसे जीवन का सबसे पुराना प्रमाण हो सकता है वैसे हैं। लाल रंग के बताए जा रहे हैं ये, और ये मिले हैं चित्रकूट में।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पातालकोट घाटी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें एक रिवर है जो पूछ ली जाती है कई बार, दूधी रिवर। दूधी रिवर है ये यहीं पे है, इसी वैली में है पातालकोट में। और ये तामिया तहसील है छिंदवाड़ा जिले की, तामिया, उसमें आता है पातालकोट घाटी। यहाँ पे ये फेमस है आर्कियन एरा है। अभी जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे जब समझ लेना, आर्कियन एरा है जो ग्रेनाइट है, नीस है या ग्रीन सिस्ट है, जो चट्टाने हैं, क्वार्ट्ज जैसे बेसिक चट्टान होती है क्वार्ट्ज, उससे निर्मित है ये पातालकोट वैली। ये इसका करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है इसमें दूधी नदी, तामिया तहसील, छिंदवाड़ा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, यहाँ टेस्ट सीरीज की पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। पढ़ के ज्वाइन कीजिएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या मिलने वाला है आपको टेस्ट सीरीज में। यह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी लिंक अवेलेबल है। इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश में उर्दू लेखन के लिए 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है इसमें। और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो 1986-87 से दिया जा रहा है। और हाल ही में इसमें जो राशि है वो 2 लाख दी जाती है इसमें, पुरस्कार राशि है। किसके लिए दिया जाता है ये? उर्दू लेखन के लिए। आप चैनल पे बने रहिएगा, रेगुलर बेसिस पे आपको करवाते रहेंगे। अभी शुरू किया है आज से ही ये, आगे आपको आपके सिलेबस के इसमें कंप्लीट वीडियो यहाँ करवाएंगे, नोट्स मिलेंगे। और जो पहले करवाया वो सारा आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जो लास्ट तैयारी करवाई है उसमें तो जो ये नए डिस्ट्रिक्ट बने थे वो भी कवर है, तो वो आपके लिए अभी भी यूजफुल ही है। ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा बदल गया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।